गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं हूं आपका इतिहास का प्रवक्ता पवन और मेरे संग पढ़ रहे हैं आप अपनी इतिहास की पुस्तक जिसका नाम है भारतीय इतिहास के कुछ विषय। यदि मेरी वीडियोस आप पसंद करते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मेरे चैनल का नाम है स्टडी हिस्ट्री विद पवन चौहान। ये मेरा नहीं बल्कि मेरे स्टूडेंट्स का दावा है कि उन्होंने मेरी वीडियो को देखकर पूरे के पूरे नंबर हासिल किए। तो आप सभी को कांग्रेचुलेशन। और आने वाले जितने भी स्टूडेंट हैं यदि मेरी वीडियो देखते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और यदि आपके लिए कोई सुझाव हो तो उसे भी लिखना ना भूलिएगा। चलिए हम आपके अध्याय नंबर 2 को पढ़ रहे हैं जिसका नाम है राजा, किसान और नगर। और इसकी पहली वीडियो आप तक पहुंच चुकी है, लेकिन पहली वीडियो को क्या यदि आपने ध्यान से सुना या फिर मैंने ध्यान से आपको समझाया होगा तो आप मेरे 7 प्रश्नों के सही उत्तर दे पाने में सक्षम होंगे। आइए पता करते हैं। रिक्त स्थान भरने हैं। सबसे पहला रिक्त स्थान ये रहा। 6ठी शताब्दी में उत्तरी भारत बड़े बड़े राज्यों में विभाजित था जिन्हें डैश कहा जाता था। वेरी इंपॉर्टेंट और बहुत आसान है। इन्हें कहा जाता था महाजनपद। बिल्कुल राइट आंसर। दूसरा खालिस्तान यह रहा। अयोध्या भगवान राम के जन्म स्थान से संबंधित है। आपको बताना है कि महात्मा बुद्ध का जन्म स्थान का विख्यात केंद्र या जगह का नाम क्या था। सही उत्तर है कपिल वस्तु। तीसरा रिक्त स्थान यह रहा कि मगध के उत्तर की ओर कौन सी नदी थी। दक्षिण की ओर विंध्याचल पर्वत था, पूर्व की ओर सोन नदी और पश्चिम की ओर कौन सी नदी थी। तो मगध साम्राज्य ये था। और यहाँ अगर आप देखेंगे भारत की उत्तर भारत की सबसे बड़ी नदी जो है उत्तर में पड़ती थी जिसका नाम था गंगा। दक्षिण में विंध्याचल पर्वत था, इसकी सीमा बता रहे हैं। पूर्व में जो है उसकी सोन रिवर्स थी और पश्चिम की बात करें तो वहाँ पर चंपा नदी थी। सही उत्तर है चंपा। चौथा खालिस्तान यह रहा। राजगाह जिसे राजगृह भी कहा जाता है डैश पर्वतों की एक श्रृंखला द्वारा घिरा हुआ था। यह भी सुरक्षित थे, लेकिन कितनी पर्वत श्रृंखलाएं थी वो आपको बताना है। तो सही उत्तर है 5। पांचवा ये रहा। नंद शासकों के पास डैश पैदल सैनिक 60,000 घुड़सवार और डैश हाथी थे। संख्या बतानी है, ऐसी बड़ी संख्या जिसे देखकर जो है सिकंदर को भी लौटना पड़ा था। सिकंदर ने भी साहस नहीं करा था लड़ने के लिए। तो उसमें पैदल थे 2 लाख और हाथी थे 6,000 हाथी। और इन हाथियों की बदौलत वो बड़े बड़े पत्थर को खींचकर जो है वो क्या बनाते थे, किले बनाते थे। 6ठा रहा ये उदयन ने मगध पर डैश वर्ष तक शासन किया। याद होगा आप मगध के सबसे प्रसिद्ध शासक रहे बिंबिसार, फिर अजातशत्रु या अजातशत्रु और उसके बेटे हुए उदयन। तो उदयन ने कितने वर्ष तक शासन किया था। सही उत्तर है 33 वर्ष। फिर 7वां ये रहा। शिशुनाग का उत्तराधिकारी और उसका पुत्र डैश था। शिशुनाग का उत्तराधिकारी और उसका पुत्र डैश था, आपको बताना है। और सही उत्तर है कालाशोक। यहाँ माफ़ी चाहूँगा क्योंकि 2 जो प्रश्न आए वो इस वीडियो से हैं, जबकि 5 जो प्रश्न से वो पिछली वीडियो के थे। चलिए अगली बार ये गलती नहीं होगी, लेकिन आपको एडवांस में ही ये 2 चीज़ें आपने सीखने को मिल गई। उदयन जो है वो किसके पुत्र थे, अजातशत्रु के। 33 वर्ष तक शासन किया। और शिशुनाग जो है, शिशुनाग के उत्तराधिकारी के तौर पर जो है कालाशोक को जाना जाता है, जिनके शासनकाल में जो है दूसरी महासभा बौद्ध महासभा का आयोजन किया गया था। ये इनके लिए विख्यात है। फिर बात कर लेते हैं आज के विषय। आज हम पढ़ने वाले हैं कि मगध साम्राज्य के उत्थान में प्रारंभिक राजवंश कौन कौन से थे। और दूसरा इंपॉर्टेंट है कि मौर्य वंश को जानने के लिए मुख्य स्रोत क्या क्या थे। चलिए ज़्यादा समय व्यतीत करते हुए प्रारंभ करते हैं। सबसे पहला विषय और वो है मगध साम्राज्य के उत्थान में प्रारंभिक राजवंश कौन थे। तो ये 4 राजवंश हम पढ़ने वाले हैं। एक है बृहद्रथ वंश, फिर हर्यक वंश और शिशुनाग वंश और अंतिम है नंद वंश। ये मौर्यन वंश से पहले 4 वंशों ने शासन किया था। बृहद्रथ वंश 6ठी शताब्दी में जो है मगध जो है एक छोटा सा राज्य हुआ करता था। और बृहद्रथ जो राजा थे उन्होंने ही इसकी जो है वो नींव भी रखी थी। ठीक है, संस्थापक के तौर पर नाम आता बृहद्रथ। इनके पिता का जो नाम था उनका नाम था वशु और उन्होंने वशुमती की स्थापना जो है करी थी। ठीक है, राजा जो है वो जरासंध जो प्रतापी राजा रहे इस बृहद्रथ वंश में, उनका नाम था जरासंध। नाम सुना होगा आपको, महाभारत में भी इनका नाम आता है। तो इसे जो है क्योंकि ये उत्तर भारत में एक बड़े साम्राज्य की स्थापना करना चाहते थे, लेकिन पांडवों और कृष्ण ने इसका विरोध किया और असफल रहा। इस कारण इनमें जो है युद्ध होता है और जरासंध याद होगा आपको, इसकी मृत्यु जो है किसके हाथ में हुई थी,
याद होगा 5 पांडव थे और जिसमें जो है जो गदा लेने वाले थे भीम के साथों जो है इसका मृत्यु होती है। फिर आता है हर्यक वंश के बारे में। दूसरा वंश आता है बिंबिसार, सबसे बड़े जो शासक के तौर पर जो वास्तविक संस्थापक भी माना जाता है। तो बिंबिसार ने 544 ईसा पूर्व में मगध पर गद्दी पर बैठे और मगध की गद्दी पर बिंबिसार ने 52 वर्षों तक शासन किया था, अकबर की ही तरह बड़े लंबे समय तक जो शासन किया। और उन्होंने जिसे राजधानी बनाया था वो था गिरिब्रज, याद रखना गिरिब्रज, जिसे राजगृह भी कहा जाता था। बिंबिसार के अन्य जो आगे के जो नाम आते हैं जो अलग नाम से भी जाना जाता था वो था श्रोणिक और क्षत्रोजक। बिंबिसार जो है उनके अंग राज्य के शासक जो है, अगर हम ब्रह्मदत्त को हराकर उन्होंने अपने पुत्र जो अजातशत्रु को अंग का शासक बनाया था। याद रखना उनका नाम था अजातशत्रु, उनके बेटे। विवाह स्पंद स्थापित करने के द्वारा ही जो बिंबिसार थे उन्होंने अपने साम्राज्य का विस्तार कैसे किया, विवाह स्पंद स्थापित किया। जैसे अकबर ने भी विवाह स्पंद स्थापित, राजपूतों के साथ विवाह स्पंद स्थापित किए और राजपूतों को अपना जो मित्र बना लिए। तो ठीक बिंबिसार ने भी इसी ही नीति के ऊपर चलकर जो है विवाह स्पंद स्थापित किए। किसके साथ? प्रेमजीत की बहन के साथ किया जिनका नाम था महाकोशला, और चेटक की बेटी के साथ उन्होंने किया। और इसी तरह से उन्होंने जो है, अगर हम बात करते हैं पंजाब जिसे मद्र कहा जाता था, उनकी राजकुमारी थी क्षमा। तो इस प्रकार से इनके साथ विवाह संबंध स्थापित करके अपने राज्य का और भी विस्तार किया। यह है बिंबिसार के बारे में। बिंबिसार माना जाता है कि पहले वो जैन धर्म के अन्य थे और बाद में उन्होंने बौद्ध धर्म को मान लिया था, एक्सेप्ट कर लिया था। उसके बाद आते हैं उनके बेटे अजातशत्रु। अजातशत्रु ने उनका हत्या की थी, पिता की हत्या की थी 493 ईसा पूर्व में, और फिर मगध पर जो है खुद जो है शासक बन गए थे। अजातशत्रु ने 32 वर्ष तक जो शासन किया था, इंपॉर्टेंट है, और जैन धर्म के अनुसार जैन धर्म के या अनुयायी रहे और बाद में इन्होंने भी बौद्ध धर्म को अपना लिया था। अजातशत्रु को इतिहास में जो है पितृहंता मतलब पिता की हत्या करने वाले जो है वो कहा जाता है। इन्होंने राजगृह को ही अपनी राजधानी जो है घोषित किया और उसके पश्चात जो है उनके बेटे जो है राजगद्दी के बैठते हैं जिनका नाम होता है उदयन। याद रखना उदयन। तो उदयन ने 461 ईसा पूर्व में जो है पिता की हत्या कर दी, उनकी ही तरह जैसा करोगे वैसा भरोगे, यह तभी कहा जाता है। इसलिए अच्छे कर्म करोगे तो अच्छे फल मिलोगे। उदयन ने 33 वर्ष तक शासन किया और उदयन ने भी जैन धर्म के अनुयायी रहे, लेकिन इन्होंने क्या किया था, इनके शासनकाल में अब जो है गिरिराज की वजह जो है या राजगृह के बदले जो है पाटलिपुत्र को राजधानी जो है उदयन ने बनाया था। ये प्रमुख कार्य उदयन के हाथ में हुआ था। तो पाटलिपुत्र जो से आज का आधुनिक पटना भी कहा जाता है, बिहार की राजधानी का नाम है पटना, तो उसके नज़दीक ही जो राजधानी बनाई उसका नाम था पाटलिपुत्र या पाटलीग्राम। ठीक है, तो यह है उदयन के बारे में। फिर अगला आता है तीसरा वंश जिसका नाम है शिशुनाग वंश। शिशुनाग वंश ने 421 ईसा पूर्व में नाग दशक को पद से अपदस्थ करके, क्योंकि ये उन्हीं के ही राज दरबार में जो है, अगर हम शिशुनाग की बात करें तो ये उन्हीं के ही राज दरबार में एक बड़े पद पर जो है विराजमान थे। इन्होंने ही अपदस्थ कर दिया अंतिम शासक और इस प्रकार से खुद शासक बन गए। तो शिशुनाग वंश की स्थापना हुई, नागवंश की स्थापना हुई शिशुनाग के द्वारा। इन्होंने जो है शिशुनाग ने क्या किया, जो उदयन ने राजधानी बनाया था पाटलिपुत्र, उसे बदलकर पाटलीग्राम, पाटलिपुत्र और पाटलीग्राम एक ही चीज़ है, पहले नाम पड़ रहा था पाटलीग्राम, बाद में इसको कहा गया पाटलिपुत्र। यहाँ से हटाकर वैशाली बना दिया गया, लेकिन उनके जो बेटे आए आगे कालाशोक, उन्होंने फिर से इस राजधानी को बदलकर जो है वैशाली से पाटलिपुत्र कर दिया। तो इन्हीं के ही शासनकाल में, जो कालाशोक के शासनकाल में दूसरी बौद्ध सभा संगति का आयोजन जो है वो किया गया था, याद रखना। और पहली का अजातशत्रु के शासनकाल में हुआ था, दूसरी जो है वो हुआ कालाशोक के शासनकाल में, तीसरी जो है वो हुआ अशोक के शासनकाल में, और उसके पश्चात एक अंतिम जो है या चौथी बौद्ध सभा का आयोजन किया गया, वो उनके पश्चात रहा। तो नंदवंश, इसके बाद जो चौथा वंश आता है वो है नंदवंश। और नंदवंश की संस्थापना करने वाले थे महापद्मानंद। इन्होंने शिशुनाग का जो है या शिशुनाग जो अंतिम शासक थे जिसका नाम था शिशुनाग वंश, उनको जो है ख़त्म किया और इस प्रकार से नंदवंश की स्थापना जो है वो की। और महापद्मानंद जो है अपने समय में सबसे सर्वाधिक शक्तिशाली शासक रहे। और नंदवंश का अंतिम शासक था धनानंद, जिसे जो है धन से बहुत प्रेम था, इसलिए उसका नाम भी क्या पड़ा, धनानंद। और धनानंद के शासनकाल में जो है एक कौटिल्य हुए, जो
बहुत योग्य ब्राह्मण थे, वो कभी उनके दरबार में आते हैं, लेकिन क्योंकि वो देखने में बहुत जो है भद्दे से नज़र आते थे, तो धनानंद ने उनका बहुत मजाक उड़ाया और उन्होंने कसम खाई थी कि धनानंद को एक दिन जो है राजगद्दी से उतार कर किसी और को राजा बनाएंगे। और ऐसा ही हुआ। उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को जो है बचपन से ही जो है वो अपने पास रखा और उन्हें बड़ा किया और उन्हें एक बड़े राजा के तौर पर शिक्षित किया, और उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य या मौर्य वंश की स्थापना भी की, और इस प्रकार से चंद्रगुप्त मौर्य के नाम से ये विख्यात हुए। तो उनके पीछे इनके कौटिल्य जो गुरु थे उनका ही हाथ था। तो नंद वंश के अंतिम शासक धनानंद को हराकर उन्होंने मौर्य वंश को आरंभ किया था या स्थापना की थी। तो ये 4 वंशों के बारे में हमने पढ़ लिया। अब आता है मौर्य वंश के मुख्य स्रोत। मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य कौन था, या उसके पश्चात जो उसके बेटे थे, या बिंदुसार, यहाँ बिंदुसार आएगा, ठीक है, बिंबिसार हम पढ़ चुके हैं, यहाँ बिंदुसार आएगा, फिर उनके बेटे अशोक आएंगे। तो ये जो मौर्य वंश था, इनके कौन से महान शासक हुए, क्या क्या कार्य हुए, ये सारा जानकारी कहाँ से मिलती है, वो स्रोतों की बारे में बात हम कर रहे हैं। ये कहते हैं कि अधिकतर जो स्रोत हमें मिलते हैं वो धार्मिक स्रोत हैं, लेकिन इसके अलावा जो है जो स्रोत मिलते हैं विदेशी इतिहासकारों के स्रोत हैं, चाहे देशी द्वारा, लेकिन एक मानता है कि मिथिहास हैं, एक तरह से जो है मिथ्स हैं, बहुत सारी कहानियां, जो गढ़ंत कहानियां जो भी उसमें जो है डाली गई है। लेकिन ये कहना कि इनसे हमें नहीं मिलता है, जानकारी नहीं मिलती है, उन्हीं से ही हमें जानकारी मिलती है। जो सही है वो हमने रख लिया है, जिसमें से पहला जो आता है वो है मेगास्थनीज की इंडिका, जो सबसे बड़ा स्रोत है किसको, मौर्य काल को जानने में। तो मेगास्थनीज नाम देखिए, नाम जो है मेगास्थनीज जो है, ये मेगास्थनीज जो है यूनानी इतिहासकार था। सेल्यूकस निकेटर और चंद्रगुप्त मौर्य के बीच में युद्ध होता है और हार जाते हैं, लेकिन ये इनमें संधि हो जाती है। सेल्यूकस निकेटर भी काफ़ी योद्धा होता है, और कौटिल्य यहाँ पर जो है क्या करते हैं कि सेल्यूकस निकेटर की बहन की शादी जो चंद्रगुप्त मौर्य के साथ कर देते हैं, ताकि वो दूसरी बार युद्ध जो है वो समाप्त हो जाए चालाकी के साथ। और इस प्रकार से संधि होने पर बहुत सारे प्रदेश जो है, अफगानिस्तान तक के प्रदेश, कंधार और अफगानिस्तान तक के प्रदेश जो है वो मिलते हैं चंद्रगुप्त मौर्य को, और बड़ा साम्राज्य स्थापित हो जाता है। और साथ ही साथ क्या हो जाता है कि उन्हें एक मेगास्थनीज जो है वो क्या मिलता है, एक बड़ा ये हम कहेंगे कि राजदूत ही नहीं था। राजदूत क्या होता है कि जब जैसे भारतवर्ष है, तो भारतवर्ष में विदेशों के, चाहे अमेरिका हो चाहे इंग्लैंड हो, जितने भी दूसरे देश हैं, वो अपना एक, जिस समय जब कम्युनिकेशन नहीं हुआ करता था, टेलीफोनिक व्यवस्था स्थापित नहीं, तो एक राजदूत होता था। और राजदूत का कार्य क्या होता है कि उस देश में घट रही घटनाओं की जानकारी जो अपने देश को देते थे। यह प्रारंभ कब से हुआ था, ये प्रारंभ किया गया अंग्रेजों के द्वारा, क्योंकि अंग्रेजों ने सबसे पहले जो है जहांगीर को अपना जो है वो अपनी तरफ फेवर में किया, और इस प्रकार से जहांगीर के दरबार में उन्होंने एक राजदूत रखा जो जानकारी देता रहता था कि कहीं अंग्रेजों के खिलाफ जो है मुगल कोई किसी प्रकार का षड्यंत्र तो नहीं रच रहे हैं। तो यहाँ से प्रारंभ हुआ था एक तरह से जो है वो राजदूत रखना, और आजकल सभी देश जो है राजदूत रखते हैं। दिल्ली में जाए तो, दक्षिणी दिल्ली में अगर आप जाएंगे तो वहाँ पर एक विशेष प्रकार की जगह, वीआईपी जगह स्थापित है, जहाँ पर विभिन्न देशों के राजदूत आपको मिलेंगे। तो इसी प्रकार से मेगास्थनीज ने जो है जो सेल्यूकस निकेटर थे, उन्होंने मेगास्थनीज को जो है चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में कैसे भेजा था, 5 वर्ष के लिए राजदूत के तौर पर भेजा था। और वो बहुत योग्य था। उसने अपनी पुस्तक जिसका नाम था इंडिका, उसमें बहुत सारी चीज़ें जो लिखी है मौर्यन काल के बाद चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में। तो वो 5 वर्ष तक कौन थे, 302 ईसा पूर्व से लेकर 298 ईसा पूर्व तक वो रहे थे। और जो भी उन्होंने देखा वो सारा उसमें वर्णित है। अब इस पुस्तक में जो है बहुत सारी बातें, माना जाता है कि कुछ जो है अगर हम देखें तो अधिकतर जो चीज़ें हैं वो बहुत अच्छी चीज़ें जो है वो लिखी गई हैं, लेकिन जिसके बारे में सबसे ज़्यादा जानकारी जो मिलती है वो है उसके महल, राजधानी, सैनिक प्रबंध, नागरिक प्रबंध और भारतीय राजा के संबंध में बहुत सारी जानकारी जो है वो मिलती है। राजा के संदर्भ में बात करें तो ये बातें कही गई है कि परिश्रमी राजा हुआ करते थे, भव्य महलों में रहने वाले थे, और अधिकतर जो उनकी जो अंगरक्षिका होती थी वो स्त्रियां होती थी। ये राजा के संदर्भ में उसने बताया। राजधानी के खासतौर पाटलिपुत्र के संदर्भ में वो बताता है कि पाटलिपुत्र जो है एक लकड़ी की दीवार से जो घिरा हुआ था, ऊंची दीवार बनाई गई थी लकड़ी की, जिसमें 64 दरवाजे थे और 570 जो है बुर्ज थे, जहाँ से जो है वो मारा जा सकता था अपनी शत्रु सेना को। और इस प्रकार से शहर की व्यवस्था के लिए 30 सदस्यों की समिति, तो ये
भी मेगास्थनी की इंडिका बताती है। सैनिकों की संख्या के बारे में बताती है और नागरिक व्यवस्था के बारे में जो बताती है कि कैसा प्रबंध था। एक निरंकुश शासक था, शक्तियां बहुत ज़्यादा थी और वो हर एक शब्द उसका जो है निकला हुआ क्या होता था, कानून होता था। गुप्तचर नियुक्त होते थे ताकि उनकी घटनाओं, उनके राज्य की जो है घटनाओं की जानकारी बता सके, अच्छी या बुरी। भूमि कर लगाए गए थे लेकिन भूमि कर बहुत कम थे। भूमि कर क्या होता था, उपजाऊ का पांचवां भाग, 5 किलो यदि किसी किसान की उपज होती है तो 5 में से 1 किलो जो है उसका देना पड़ता था उसके कैसे भू राजस्व के तौर पर, कर के तौर पर। सड़कों और नहरों का जाल बिछाया गया था, छायादार वृक्ष लगाए थे, धर्मशालाएं थी, सड़कें सुरक्षित थी और कोई अपराधी होता था उसके कठोर दंड दिए जाते, जैसे कि हाथ पांव काट देना, इस प्रकार से मृत्यु दंड भी दिया जाता था। इसलिए उस समय सुरक्षित थे, कोई चोर डकैत ज़्यादा नहीं हुआ करते थे। तो ये बताया मेगास्थनीज किसके बारे में, मौर्य शासनकाल के बारे में। अब आता दूसरा, इसके अलावा और भी भारतीय समाज के संबंध में बताता है, अधिकारियों के संबंध में बताता है और मूल्यांकन में फिर से बात आती है कि मूल्यांकन में कहता है कि हालांकि इसमें बहुत सारी चीज़ें सही लिखी गई हैं लेकिन कुछ एक मिथ्स भी आते हैं। जैसे कि लिखा गया है कि किसी के माथे पर जो है आंख थी या नाक नहीं थे या कानों को बिस्तर बनाकर सो जाना, ये सारा जो मिथ लगता है ऐसे भी उसमें वर्णन जो किया गया है। लेकिन ये मानता है कि अधिकतर जो जानकारी है वो ऐतिहासिक पक्ष से जो लाभप्रद है मेगास्थनीज की इंडिका। अब दूसरा जो आता है वो है कौटिल्य का अर्थशास्त्र। कौटिल्य कौन थे भी, इनको 2 और नामों से भी जाना जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, विष्णुगुप्त और चाणक्य। ऑब्जेक्टिव प्रश्न भी आता है और आपको मैं फिर से कह दूं कि जितने भी मैंने बोल्ड किए होते हैं यदि आप उनको भी याद करेंगे तो आप इतना बड़ा जो है वो प्रश्न जो है या उत्तर जो है याद कर सकते हैं, केवल मात्र इनको याद करने। मैंने यही लिखा है जो आपके बोल्ड है, केवल यही। बहुमूल्य स्रोत मतलब जो कौटिल्य का अर्थशास्त्र है वो मौर्य काल को जानने का सबसे बहुमूल्य स्रोत है। उनके 3 नाम से जाना जाता है, विष्णुगुप्त, चाणक्य और कौटिल्य के नाम से। और ये चंद्रगुप्त मौर्य क्या थे, परामर्शदाता और प्रधानमंत्री, सबसे बड़ा मंत्री जो है कौन थे, यही थे, कौटिल्य थे। और उन्होंने अपनी जो पुस्तक अर्थशास्त्र है उसमें बहुत सारी चीज़ें के बारे में लिखा, जिसमें राजा के कर्तव्य, मंत्री के गुणों, युद्ध विधियों, कूटनीति के विषय, शासन व्यवस्था, ये सारी चीज़ें जो है उसने उसमें लिखा है। इस पुस्तक को 15 भागों में विभाजित किया जा सकता है, 15 भागों में विभाजित है। राजा के संबंध में देखिए बहुत ही अच्छी चीज़ें लिखता है कौटिल्य। क्या लिखता है, वो कहता है राजा योद्धा होना चाहिए, पढ़ा लिखा होना चाहिए, वेदों का ज्ञाता होना चाहिए, दार्शनिक विषयों का ज्ञाता होना चाहिए, राजनीति में निपुण होना चाहिए, शासन व्यवस्था को अच्छी करने वाला हो, व्यापार और उद्योग की समझबूझ रखने वाला हो, क्योंकि जो देश व्यापार और उद्योगों को भी प्रोत्साहित करता है उसकी आय बढ़ती है और आय बढ़ने से क्या होता है, वो शक्तिशाली बनता है। असीम शक्तियों का उपयोग करने वाला हो, ऐसा नहीं कि केवल शक्तियों का दुरुपयोग करने वाला हो, उसका उपयोग करने वाला होना चाहिए। फिर सक्रिय रहने वाला, हमेशा वो सक्रिय रहने वाला हो, ऐसा नहीं कि रात हो गई और सो लिया और सुबह उठा और फिर से जो है तो सक्रिय होना चाहिए, सुबह शाम उसको सक्रिय होना चाहिए अपने प्रजा की देखभाल में। और शत्रुओं पर, चाहे ये कहता है 6 शत्रुओं से दूर होने वाला व्यक्ति होना चाहिए, जिसमें काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, विलासिता और चापलूसी, ये जो 6 शत्रु हैं राजा के, इससे दूर होने वाला व्यक्ति होना चाहिए। और अपनी सुरक्षा की ओर विशेष ध्यान देने वाला होना चाहिए, क्योंकि राजा ही सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर राजा नहीं है फिर राज्य अपने आप ही खत्म हो जाता है। तो ये बताया उसने राजा के संबंध में। दूसरा होता है राजा के आदर्श के संबंध में, कि राजा कैसा होना चाहिए। महान आदर्श, प्रजा का कल्याण करने वाला होना चाहिए, दुखों को दूर करने वाला होना चाहिए, शिकायतें तत्पर सुनने वाला हो। ऐसा भी नहीं है कि रात हुई और कोई बहुत इमरजेंसी है लेकिन फिर भी, देखिए जब भी कोई बीमार होता है ना तो कभी भी ये नहीं बोलता डॉक्टर की रात हुई है आप सुबह आना, उसको पता है अब इसकी ज़रूरत है। तो राजा वही अच्छा जो शिकायत सुनने के लिए समय पहर को ना देखता हो, न्याय देना और न्याय संगत जो है, ऐसा नहीं कि केवल राजा जो है अमीर और गरीब का फर्क करे, सभी को बराबर का न्याय दे, तो ऐसा राजा होना चाहिए। शांति व्यवस्था बनाए रखना ये भी राजा का कर्तव्य है। जिस देश में शांति स्थापित ना हो वहाँ पर गृह युद्ध होते हैं और वो अपने आप ही तबाह हो जाता है, खत्म हो जाता है, पाकिस्तान की तरह। सेना को शक्तिशाली बनाना ये भी राजा का ही आदर्श है, उसका ही कर्तव्य है, तो राजा ऐसा होना चाहिए। फिर वो बोलता है कि राजा के मंत्रियों के संबंध में कि कैसे होने चाहिए मंत्री, समझदार, आवश्यक जो वहाँ का जरूरी है कि वो निवासी होना चाहिए, उस देश का ही होना चाहिए, विदेशी नहीं होना चाहिए, दूरदृष्टि रखने वाला होना चाहिए, ईमानदार होना चाहिए, चरित्रवान, निष्ठावान, वीर, ईर्ष्या और शत्रु की भावना से
कोसों दूर होना चाहिए। ऐसे व्यक्ति को ही मंत्री रखा जाना चाहिए। चौथा है गुप्तचरों के संबंध में। गुप्तचर व्यवस्था सबसे इंपॉर्टेंट थी, क्योंकि राजा को अपने राज्य की अच्छी या बुरी घटनाओं की जानकारी होनी ही चाहिए। क्या वो कार्य सही कर रहा है, सही दिशा में चल रहा है, तो उसके प्रशंसनीय जो बातें हैं उस तक पहुंचेगी। अगर गलत बातें पहुंचेगी, कहीं ना कहीं उसके राजपाट में कमी है, तो ये गुप्तचर व्यवस्था। यही नहीं, शत्रुओं से रक्षा भी होते, शत्रुओं से बचने की के लिए समय भी मिलता है, तो इसलिए गुप्तचर बहुत भूमिका निभाते हैं। तो राष्ट्र की नब्ज भी होती है, जैसे जो है हमारे शरीर की नब्ज बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्लड को ले जाना अगर ये ब्लॉकेज हो जाए तो खत्म हो जाता है। तो इसी प्रकार से राष्ट्र की जो नब्ज थे वो कौन थे? गुप्तचर थे। गुप्तचर जो है उच्च घरानों से राज्य की प्रति निष्ठावान होना चाहिए। भविष्य ये तो घरानों से होना चाहिए, भविष्य बदल सकने वाले हैं, दूरदर्शी और उच्च चरित्र में स्वामी हो, और पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियों को सबसे ज़्यादा जो है वो इसमें रखकर लाभदायक जो है परिणाम निकलते हैं, ये उन्होंने कहा। दूसरे देशों में भी गुप्तचरों को नियुक्त होना चाहिए ताकि वहाँ की जानकारी भी प्राप्त हो सके। पांचवा आता है युद्ध के संबंध में। युद्ध किस तरह से होने चाहिए? कहता है युद्ध जो है वो शत्रु की शक्ति और दुर्बलता का सही अनुमान लगाकर ही जीता जा सकता है। तो इसलिए कहता है कि गुप्तचरों को कहाँ भेजो? अपने शत्रुओं की सीमाओं के बाहर परे भी भेजो, उनके देश में भी भेजो, ताकि आपको उसकी दुर्बलता और शक्ति का पता लग सके और फिर उसका इंतजाम हो सके। हानि और लाभ, आज भारत और पाकिस्तान की बात करें, सभी के जो है कहीं ना कहीं गुप्तचर जो है वो आपको पाकिस्तान के भारत में मिलेंगे और भारत के पाकिस्तान में मिलेंगे, जिससे उनकी स्थिति का पता लगाना, कैसे शक्ति और दुर्बलता का। हानि और लाभ का भी पूर्ण अध्ययन, युद्ध से पूर्व राजधानी को सुरक्षित करना, ये इंपॉर्टेंट कार्य। सेना को प्रत्येक प्रकार के खतरों से बचाने के लिए पूर्ण व्यवस्था, वैश्य और शूद्र को भी सेना में भर्ती किया जाना चाहिए। ऐसा नहीं कि केवल जो है, पहले क्या था, केवल 2 ब्राह्मण और क्षत्रिय को ही सेना में जो भर्ती करने का माना जाता था, लेकिन जो है इन्होंने कहा ऐसा नहीं है, क्योंकि जाति किसी एक चीज़ का बोध नहीं करवा सकती है। केवल ब्राह्मण है वही अच्छा पढ़ सकता है, वो शूद्र भी हो सकता है। जैसे कि अगर आज का आपका एग्जाम्पल हो तो हमारे पास जो है आधुनिक विश्व में या आधुनिक समय में सबसे बड़े हमारे संविधान निर्माता भीमराव अंबेडकर का नाम आता है, जिन्होंने बहुत सारी डिग्री हासिल की, कभी पढ़ी है उनके। तो शूद्र भी जो है वो एक बड़ा जो है योद्धा हो सकता है, ये कहा किसने? चाणक्य ने। तो वैश्य और शूद्रों को भी जो है वो जगह मिलनी चाहिए। फिर असावधान की स्थिति में आक्रमण करना, शत्रु सेना को पूर्ण तरह समाप्त करना, परंतु वहां के लोगों को अपनी ओर मिलाने का प्रयास। ऐसा नहीं है कि शत्रु को तो खत्म कर दो, उसके कुल को समाप्त कर दो, कभी भी मत छोड़ो, क्योंकि वो आने वाले टाइम में आपके लिए खतरा पैदा हो सकता है। लेकिन जो उसकी प्रजा है उसको मिलाने का प्रयास, उसके लिए अच्छे काम करो, भलाई के कार्य करे, ताकि वो आपको दिल से चाहने लगे, ये कहा कौटिल्य ने। और मूल्यांकन, कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है वो ऐतिहासिक दृष्टि से बहुत जो महत्वपूर्ण है, और इस ग्रंथ से उस समय की चाहे धार्मिक हो, राजनीतिक हो, सामाजिक हो, हर प्रकार की व्यवस्था से जो है वो अवगत होते हैं। फिर आता विशाखा दत्त का मुद्रा राक्षस। ये एक नाटककार थे, याद रखना, विशाखा दत्त जो थे ये विख्यात नाटककार थे। उन्होंने एक नाटक लिखा था नंदवंश के ऊपर, और इसमें नंदवंश पे ही नहीं, चंद्रगुप्त मौर्य के प्रारंभ कैसे हुआ था, कैसे नंदवंश का पतन हुआ और चंद्रगुप्त मौर्य का कैसे प्रारंभ हुआ, या मौर्य वंश की कैसे स्थापना हुई, उसके संबंध में ये नाटक जो है वो आता है। मुद्रा राक्षस नाम है, मुद्रा राक्षस, ठीक है। तो इसी नाटक से पता लगता है कि चंद्रगुप्त के लिए जो है वो विशाल और कुलहीन शब्दों का इस्तेमाल किया है, जिसका मतलब हुआ कि निम्न कुल में जन्मे हुए थे, ये शूद्र जाति से संबंधित है। तो उस समय के सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक दशा को जानने के लिए विशाखा दत्त का मुद्रा राक्षस। फिर आता है जैन और बौद्ध ग्रंथ। जैन जो ग्रंथ है उससे पता चलता है कि चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में ही जैन धर्म को अपना लिया था, और जब वो उनकी मृत्यु हुई थी तो उन्होंने अपने आप ही, जैसे कि जैन परंपरा के अनुसार मरण व्रत रखा जाता है और इस प्रकार से अपने जीवन का अंत किया जाता है, तो चंद्रगुप्त मौर्य ने भी वैसा ही किया था। और बौद्ध धर्म के जो ग्रंथ है जिनमें दीपवंश और महावंश आता है, याद रखना है, बौद्ध धर्म के दीपवंश और महावंश जो सबसे बड़े जो है वो क्या हैं, शास्त्र हैं या ग्रंथ है। और बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए के प्रयास जो है अशोक ने जितने भी किए थे उसके संदर्भ में जानकारी प्राप्त होती है। अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने बेटे को भी या बेटी को भी जो है वो कहाँ भेज दिया था, श्रीलंका में। तो बहुत प्रयास किया, उनके प्रयासों के बलबूते आज विश्व भर में बौद्ध धर्म जो है वो फैला हुआ है। तो दिव्यावना
वह दान, दिव्य दान जो है वो ग्रंथ भी बिंदुसार अशोक के शासनकाल के बारे में जो है वो प्रकाश डालते हैं। इसके अलावा पुराणों की बात करें तो पुराणों से ही पता चलता है कि नंद वंश के जो राजा थे वो शूद्र जाति से संबंधित थे, तो पुराण भी जो जानकारियाँ जो दी। इसके अलावा ये एक और देते हैं कि उच्च जाति के जो ब्राह्मण कौटिल्य ने अपने वंश का विनाश करके चंद्रगुप्त मौर्य को राज्य सिंहासन पर बिठाया, ये जानकारी भी वहाँ से प्राप्त होती है। इसके अलावा इसमें कल्पित घटनाएं भी दी गई हैं जिनका कोई सिर पाँव नहीं है, तो अधिक इसलिए जो है अधिक होने के कारण इसके ऊपर ज़्यादा विश्वास नहीं किया जा सकता है। फिर आता है अभिलेख। अभिलेख होता है कि पत्थर के ऊपर खोद कर लिखा गया, चाहे वो स्तंभ हो चाहे पत्थर सपाट हो, उनकर खोद के ऊपर लिखा जाता है, उसे कहा जाता है अभिलेख, जो कभी मिटते नहीं हैं। अशोक के बारे में जानना हो तो अशोक के बारे में सबसे ज़्यादा जो इन अभिलेखों के द्वारा ही जानकारी जो है प्राप्त होती है, चाहे अशोक ने जो भी कार्य किए, कैसे कर्मचारी थे, धर्म महामातों के बारे में, तो सभी प्रकार की जानकारी यहाँ से मिलती है। और फिर आता है अंतिम भवन और स्मारक। भवन और स्मारक जिसमें बात करते हैं स्तूप हो, विहार हो या स्तंभ हो। स्तंभ ये हो गया, स्तूप हो गया और ये विहार हो गया। तो इस प्रकार से यहाँ से भी जो जानकारियाँ जो हमें मिलती है, कैसे अशोक के द्वारा निर्मित सांची का जो स्तूप था ये है आपका सारनाथ का, और लोरिया नंदगढ़ के जो स्तूप है या गया की जो गुफाएं हैं वहाँ से मौर्य काल के संबंध में अद्वितीय जानकारी हमें मिलती है। क्लियर है? तो इस प्रकार से ये पढ़ा हमने मौर्य काल की कहाँ से जानकारी मिलती है। अंतिम लाइनें जरूर सुन लें। आज का विचार, ये विचार जो है सिकंदर महान का विचार है, तो बड़े ध्यान से सुनना। जो अर्थ को जीतने निकला था, विश्व को जीतने के लिए निकला था सिकंदर महान, वो क्या कहते हैं कि मैं शेरों की उस सेना से नहीं डरता हूं जिसका नेतृत्व एक भेड़िया करता हो। समझ आई बात? कि लोग चाहे सेना बहुत प्रशिक्षित हो, लेकिन उसका अगर नेतृत्व करने वाला जो राजा है वो खुद डरपोक और निकम्मा हो तो उसकी जीत की आशंका है। बल्कि मैं उन भेड़ियों की सेना से डरता हूं जिनका नेतृत्व एक शेर करता है। अगर नेतृत्व अच्छा है तो आप कुछ भी कर सकते हैं, आप कोई भी जीत हासिल कर सकते हैं। तो अच्छा नेतृत्व करने वाले बनिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। आप हमेशा खुश रहें और स्वस्थ रहें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मुझे सुनने के लिए। थैंक यू।